आज हम सॉल्व करने जा रहे हैं सीएमए इंटरमीडिएट जून 2024 के एग्जाम का बिजनेस लॉ एंड एथिक्स का पेपर। दैट इज योर पेपर नंबर 5, ग्रुप 1 का पहला पेपर ये है। एंड जहां तक मैं समझता हूँ ये पेपर बहुत इजी पेपर था, और थोड़ा भी जिसने लॉ पढ़ा हुआ है ग्रुप 1 का, थोड़ा भी लॉ जिसने पढ़ करके एग्जाम दिया है, बहुत इजी पेपर। दो केस स्टडीज को छोड़ करके बाकी सभी स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस थे और मोस्टली इंपॉर्टेंट टॉपिक से पूछे हुए क्वेश्चंस थे। क्लास में हमने जो डिस्कस किया और जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हमने शेयर किए थे, उनमें से ही मेजॉरिटी ऑफ क्वेश्चंस भी इस एग्जाम में आए हैं। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी इजी थे, एक दो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को छोड़ दूं तो बाकी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस भी इजी थे। तो आउट ऑफ 30 आई थिंक 22-24 मार्क्स स्कोर करना बहुत ही आसान था इस पेपर में इन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। और अगर आप 22-24 स्कोर कर लेते हैं तो रीचिंग 50 और 60 विल नीड ओनली हार्डली अनदर 25 मार्क्स। तो बहुत ही अच्छा ये पेपर था। फिर भी आपने क्या पेपर में किया है क्या नहीं किया है, अगर आप देखना जानना चाहते हैं तो एक डिस्कशन हम कर लेते हैं इस पेपर का। लेट्स मूव ऑन, देखते हैं क्या था इस पेपर में। फर्स्ट अप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में क्वेश्चन नंबर 1, चैप्टर 1 आपका जो था उससे पूछा हुआ क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेजर सोर्स ऑफ लॉ इन एनी मॉडर्न सोसाइटी। नॉट अ मेजर सोर्स ऑफ लॉ की बात हो रही है। तो आपने अगर चैप्टर 1 थोड़ा भी पढ़ा था एग्जाम के लिए तो आपको पता होगा कि कस्टम, जुडिशियल प्रेसिडेंट और लेजिस्लेशन, ये तीनों ही सोर्स ऑफ लॉ है। सो आंसर इज डी, एग्जीक्यूटिव ऑर्डर इज नॉट अ सोर्स ऑफ लॉ, राइट। Second question, agent is a person employed to do any act for another or to represent another in dealing with the principal और agent, इनके बीच में जो एग्रीमेंट होता है तो ये फर्स्ट और सेकंड पर्सन हो जाते हैं। तो एजेंट अपने प्रिंसिपल को किसी थर्ड पर्सन के सामने रिप्रेजेंट करता है, देयरफॉर सी, थर्ड पर्सन इज द करेक्ट आंसर। होपफुली ये दोनों ही आंसर आपके सही हुए होंगे, तो 4 मार्क्स यहाँ तक आप इजिली स्कोर कर सकते थे। क्वेश्चन नंबर 3, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट का क्वेश्चन फाउंडेशन में भी पढ़ा हुआ, ये डेफिनेटली क्वेश्चन होगा, इंटरमीडिएट में वापस रिपीट हुआ। इट सेज in case of sale by auction, if the seller makes use of pretended bidding to raise the price, the sale is voidable at the option of। अगर सेलर ने pretended bidding की है तो ऑफ कोर्स बायर के साथ ही गलत हुआ है, तो बायर के ऑप्शन पे ये कॉन्ट्रैक्ट voidable होगा। सो आंसर इज ए, बायर, right? Next one, question number 4. Which of the following is not a type of endorsement in case of negotiable instrument? Again, negotiable instrument फाउंडेशन और इंटरमीडिएट दोनों में होता है, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर भी आपको आता होगा, मुझे ऐसा लगता है। ब्लैंक एंडोर्समेंट, एंडोर्समेंट इन फुल एंड रिस्ट्रिक्टिव एंडोर्समेंट, ये तीनों ही एंडोर्समेंट के टाइप होते हैं। रिटर्न एंडोर्समेंट जैसा कोई स्पेसिफिक एंडोर्समेंट का टाइप नहीं होता है। सो होपफुली 8 आउट ऑफ 8 टिल हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एमसीक्यू का नंबर 5। Implied authority of a partner is to carry on the business of the firm in the, so very easy question again, कि पार्टनर की implied authority कैजुअल वे, अनयूजुअल वे, स्पेशल वे। अनयूजुअल और स्पेशल तो होता ही नहीं, कैजुअल और यूजुअल में से ऑफ कोर्स यूजुअल वे, बी इज द करेक्ट आंसर। जैसा नॉर्मली एक कंपनी का बिजनेस, सॉरी फर्म का बिजनेस चलता है, उस यूजुअल वे में फर्म के बिजनेस को कैरी ऑन करने की implied authority एक पार्टनर के पास होती है। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 6, ये थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन आपके लिए हो सकता था, राइट। इसमें अगर आप थोड़ी सी इन डेप्थ स्टडी किए होंगे तो ही इसका आंसर आप दे पाते। चैप्टर 5 ऑफ फैक्ट्रीज एक्ट 1948 प्रोवाइड्स द डैश टू बी टेकन इन फैक्ट्री फॉर द वर्कमैन एम्प्लॉयड इन द फैक्ट्री। देखिए, सेफ्टी मेजर्स की भी बात होती है, वेलफेयर मेजर्स की भी बात होती है, तो ये जो चैप्टर नंबर 5 है विच कवर्स सेक्शन नंबर 42 to 50 ऑफ फैक्ट्रीज एक्ट 1948, वो वेलफेयर मेजर्स की बात करता है। तो डी, वेलफेयर मेजर इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। Hopefully you have got this right. Next, section 55 of code on wages talks about, code on wages जब चैप्टर खत्म होने की तरफ पहुंचता है तब इस सेक्शन की बातचीत होती है। It talks about offenses by companies, कंपनी कोई ऑफेंस करती है अगर कोड ऑन वेजेस के अंदर, तब क्या होगा उसकी बातचीत यहाँ पर है। 8th नंबर का एमसीक्यू जो आपके लिए है, दैट इज डैश मींस अ कंपनी इन विच दैट अदर कंपनी हैज सिग्निफिकेंट। बहुत ही इजी क्वेश्चन सर। बेसिक डेफिनेशन, जब इंट्रोडक्शन पढ़ना शुरू करते हैं कंपनी लॉ का, तब हम बात करते हैं होल्डिंग कंपनी, सब्सिडरी कंपनी, स्मॉल कंपनी, एसोसिएट कंपनी, फॉरेन कंपनी। तो होल्डिंग सब्सिडरी के बीच में 50% या उससे ज्यादा शेयर्स की बातचीत होती है, या कंट्रोलिंग पावर ऑफ बीओडी होता है। मगर 50 से कम बट 20% से ज्यादा जब शेयर्स होल्ड करते हैं, सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस होल्ड करते हैं, बट हम सब्सिडरी नहीं होते, तो हम एसोसिएट कंपनी कहलाते हैं।
and joint venture is also included in associate company. So A, associate company is the correct answer. Next, annual return of OPC in absence of the company secretary shall be signed by the dash of the company. OPC और स्मॉल कंपनी इन दोनों के लिए ही कंपनी सेक्रेटरी का सिग्नेचर होना चाहिए कंपनी के एनुअल रिटर्न में, मगर अगर कंपनी सेक्रेटरी नहीं है तो किसी एक डायरेक्टर के सिग्नेचर से भी काम चल जाएगा. देयरफॉर द आंसर इज डी, डायरेक्टर. नेक्स्ट अप, स्टार्टअप कंपनी में इश्यू स्वेट इक्विटी शेयर्स. स्टार्टअप कंपनी को स्वेट इक्विटी शेयर इश्यू करना अलाउ होता है कितना? up to 50% of its paid up share capital in the first 5 years from the date of its incorporation. So answer is A, 50%. Right. Next question. 11th MCQ. It says where the equity shares of a company are listed company के बारे में बात हो रही है. On recognized stock exchange, the ESOP shall be issued in accordance with the regulations made by. जब भी कोई कंपनी लिस्टेड होती है तो वो सेबी के कंट्रोल में आ जाती है, इसलिए उसके जो भी रूल रेगुलेशन की जब बात होगी तो मोस्टली दे आर इश्यूड बाय सेबी. तो यहाँ भी आंसर डी, सेबी होगा. नेक्स्ट, 12th, where auditor is dissatisfied with the information provided and finds that he cannot express a proper opinion on the statement, he will issue. कंपनीज एक्ट का लास्ट पार्ट जहां पर ऑडिटर के बारे में खूब सारी बातें एक साथ कर दिया गया है, वहां से इसका आंसर आपको मिलता है. बट अदरवाइज भी जिन लोगों ने ग्रुप 2 पढ़ा है तो उनके लिए आंसर बहुत इजी होगा ऑडिट के अंदर से. जहां मैं अपना ओपिनियन एक्सप्रेस करने की पोजीशन में नहीं होता हूं, आई गिव अ डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन. ये इसका करेक्ट आंसर. नेक्स्ट वन, every listed company shall establish a vigil mechanism for dash to report genuine concerns. Section 177 ऑडिट कमेटी के बाद 178 के आसपास विजिल मैकेनिज्म की बातचीत होती है, जहां कंपनी के डायरेक्टर्स और कंपनी के एम्प्लॉइज अपने किसी जेन्युइन ग्रीवेंसेस को ऑडिट कमेटी तक या विजिल मैकेनिज्म के लिए जो भी डायरेक्टर अपॉइंटेड है उस तक पहुंचाने का काम करेगी. तो ये विजिल मैकेनिज्म डायरेक्टर्स और एम्प्लॉइज को अपॉर्चुनिटी देता है अपने ग्रीवेंसेस पहुंचाने की. सो आंसर इज ए, डायरेक्टर्स एंड एम्प्लॉइज. Next, question number 14. Which one of the following is not an attribute of emotional intelligence? Emotional intelligence के अंदर self management आता है, social awareness भी आती है, relationship management भी आता है. Corporate management emotional intelligence के अंदर cover नहीं होता. And last, 15th, holder of public office must act and take decision impartially, fairly and on merit, using the best evidence and without discrimination on bias. This principle of public life is known as. आपको याद होगा 7 प्रिंसिपल्स है पब्लिक लाइफ के. अगर आपने एक रीडिंग भी उसकी की होगी तो इसका आंसर आपको मिल जाता. आंसर इज सी, ऑब्जेक्टिविटी. उसके अंदर ही सेम टू सेम सेंटेंस लिखा हुआ आपको बुक में मिल जाएगा. राइट. नाउ मूविंग ऑन टू सब्जेक्टिव क्वेश्चन. सब्जेक्टिव क्वेश्चन 7 में से कोई 5 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने थे, तो ये भी बहुत इजी क्वेश्चन थे. पहला तो बहुत ही सिंपल, एक्सप्लेन एनफोर्समेंट ऑफ कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट विद एग्जांपल. कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बातचीत करनी थी. इसका आंसर अगर आप बुक में ढूंढने जाएंगे तो आपको आंसर मिलेगा न्यू बुक के हिसाब से, न्यू स्टडी मटेरियल के पेज नंबर 56 में आंसर मिलेगा. बट एक जनरल डिस्कशन मैं आपके साथ कर लेता हूं. कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट आपको पता ही है कि वो कॉन्ट्रैक्ट जो किसी दूसरे इवेंट के होने या नहीं होने के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं. एंड ये कॉन्ट्रैक्ट जब किसी इवेंट के होने के ऊपर डिपेंडेंट होंगे तब आपको इस क्वेश्चन में क्या समझाना था? पहले कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट समझाना था और उनकी एनफोर्सिबिलिटी के बारे में समझाना था. तो जब एक कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट किसी इवेंट के होने के ऊपर डिपेंडेंट होगा तो वो कब से एनफोर्स होगा? नंबर 1, जिस दिन वो इवेंट हो गया या उसका होना 100% कंफर्म हो गया. फिर इसके एक एक एग्जांपल्स आपको लिखने थे. कब से ये कॉन्ट्रैक्ट वॉइड होगा? जिस दिन उस इवेंट का होना इम्पॉसिबल हो गया उस दिन से वो कॉन्ट्रैक्ट या कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो जाता. सिमिलरली जब एक कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट किसी इवेंट के हैपनिंग के ऊपर डिपेंडेंट है बट विद इन अ लिमिटेड टाइम, तब वो इवेंट अगर उस लिमिटेड टाइम के अंदर होता है तभी कॉन्ट्रैक्ट एनफोर्सेबल है. और अगर टाइम खत्म हो जाने के बाद भी वो इवेंट नहीं होता या टाइम खत्म होने से पहले ही इम्पॉसिबल हो जाता है तो वो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो जाता है. कभी कभी कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट इवेंट के ना होने के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं. ऐसे सिनेरियो में जिस दिन उस इवेंट का होना इम्पॉसिबल हो गया उस दिन से वो कॉन्ट्रैक्ट एनफोर्सेबल होगा, और जिस दिन वो इवेंट हो गया उस दिन से वो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो जाएगा. सिमिलरली अगर ये सिनेरियो भी किसी इवेंट के किसी पर्टिकुलर टाइम के अंदर ना होने पर डिपेंडेंट हो, तो वो टाइम निकल जाए और वो इवेंट ना हो तब से वो कॉन्ट्रैक्ट एनफोर्सेबल हो जाएगा. और अगर उस टाइम के कंप्लीट होने के पहले ही इम्पॉसिबल हो जाए
तब भी वो इवेंट क्या, वो कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा, एनफोर्सेबल हो जाएगा। और उस टाइम के निकलने से पहले ही अगर वो इवेंट हो गया जिसके नहीं होने पर ये कॉन्ट्रैक्ट डिपेंडेंट था, उस दिन से वो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड होता है। सो दैट इज द आंसर, इतना। और इसके साथ छोटे छोटे एक एग्जाम्पल देने पर आपके 7 में से 6 मार्क्स इस क्वेश्चन में कहीं नहीं गए। इट वॉज अ वेरी इजी क्वेश्चन, आराम से आपने लिखा होगा, मुझे ऐसी उम्मीद है, क्योंकि फाउंडेशन में भी कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट आपके सिलेबस में था। Enumerate the duties of bailer and care to be taken by bailee in context of bailment. Duties of bailer and care to be taken by bailee. देखिए, बेलमेंट के कॉन्ट्रैक्ट के अंदर बेलर की ड्यूटीज अलग अलग सेक्शन में बहुत सारी ड्यूटीज दी हुई, राइट, एंड उसके करस्पॉन्डिंग बेलर बेली के राइट्स भी होते हैं। बट यहाँ पर देखिए बेली के बारे में लिखा है केयर टू बी टेकन बाय बेली इन कंटेक्स्ट, तो केयर टू बी टेकन बाय बेली एक स्पेसिफिक टॉपिक है और उसी के रिगार्डिंग ड्यूटीज ऑफ बेलर भी होगा, ऐसा मैं एक्सपेक्ट करके इसके आंसर की बात कर रहा हूँ। अदरवाइज बहुत सारी ड्यूटीज है बेलर की अलग अलग सेक्शन के अंदर जो आप कोट कर सकते थे। बट इस क्वेश्चन का आंसर आपको मिलेगा न्यू बुक के पेज नंबर 76, वहां पर पॉइंट नंबर 1 सॉरी सेक्शन 150 एंड सेक्शन 151 के अंदर जितना कंटेंट है उसका आप रेफरेंस दे सकते हैं। इसके अलावा अगर ये आंसर आपको कम लग रहा हो 7 मार्क्स के लिए, तो फर्दर 2-3 और ड्यूटीज बेलर की आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। That is the answer. Moving on, question number 3. Explain the grounds on which court may direct a dissolution of firm in a suit. Exactly. पार्टनरशिप फॉर्म की बात हो रही है। पार्टनरशिप फॉर्म का डिसोल्यूशन 2 तरीकों से हो सकता है। नंबर 1 इज विदाउट ऑर्डर ऑफ द कोर्ट एंड नंबर 2 इज विद द ऑर्डर ऑफ कोर्ट। विदाउट ऑर्डर ऑफ कोर्ट के अंदर 4 सिनेरियोज बनते हैं, मगर ये क्वेश्चन उसकी बात नहीं कर रहा है। इट इज टॉकिंग अबाउट डिसोल्यूशन ऑफ फर्म इन अ सूट, यानी कोर्ट के ऑर्डर से। तो उस एक सेक्शन 44 का रेफरेंस देना होगा आपको। सेक्शन 44 के अंदर 7 डिफरेंट पॉइंट्स हैं जिसके अंदर कोर्ट ऑर्डर दे सकता है कि फर्म को बंद कर दिया जाए। रफली अगर मैं आपको याद दिलाऊं तो सेक्शन 44 के अंदर पार्टनर, अगर हमारा कोई पार्टनर अनसाउंड माइंड हो जाता है, परमानेंटली इनकेपेबल हो जाता है, परसिस्टेंट ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का केस हो, अगर कोई पार्टनर अपना पार्टनरशिप इंटरेस्ट किसी को ट्रांसफर कर देता है, या बिजनेस लॉस के अलावा कैरी ऑन नहीं किया जा सकता, या और कोई भी ऐसा रीजन जो कोर्ट को जस्टिफाइड लगता हो कि इसके बाद फर्म को बंद कर देना ही ठीक है, ऐसे सिनारियोज में ये सेक्शन 44 के अंदर 7 पॉइंट्स आपको मिलेंगे। अगर आप अपने बुक का रेफरेंस चाहेंगे तो यू कैन गो टू पेज नंबर 180, ताकि आप अपना आंसर क्रॉस चेक कर सके कितना आंसर आपने सही लिखा है। नेक्स्ट, एक्सप्लेन असाइनमेंट ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। हाउ वुड यू डिफरेंशिएट बिटवीन नेगोशिएशन एंड असाइनमेंट? नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट का ये क्वेश्चन, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट अगर आप थोड़ा समझते हैं तो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट की कहानी ये है कि नेगोशिएशन इज अलाउड अंडर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट एंड असाइनमेंट इज नॉट अलाउड अंडर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट। आप एक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट को इस एक्ट के अंदर, एनआई एक्ट 1881 के अंदर नेगोशिएट कर सकते हैं, बट एनआई एक्ट असाइनमेंट को कंसिडर नहीं करता है। तो एनआई एक्ट इसे कंसिडर नहीं करता है, मगर ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के अंदर आप एक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट को असाइन कर सकते हैं। तो एक तो बेसिक डिफरेंस यही है, बट आप अदरवाइज आंसर के लिए आप जाएंगे तो आपकी पेज बुक की पेज नंबर 141 और 142 में एक छोटा पैराग्राफ मिलेगा जिसके अंदर इसकी बातचीत होगी कि असाइनमेंट क्या होता है, राइट। असाइनमेंट के लिए आपको एंडोर्स करने की जरूरत नहीं होती है, मगर अदरवाइज परमिशन की रिक्वायरमेंट होती है। नेगोशिएशन कैसे होता है वो तो एक अलग ही टॉपिक है, क्वेश्चन में हालांकि नहीं पूछा है। पेज नंबर 141 एंड 142 ऑफ योर स्टडी मटेरियल, वहां इसका आंसर आपको मिलेगा। नेक्स्ट, prepare a list of different powers that can be exercised by inspector under Factories Act 1948। Factories Act का सेक्शन 8 एंड सेक्शन 9, सेक्शन 8 इंस्पेक्टर के बारे में बताता है और सेक्शन 9 इंस्पेक्टर के पार्ट्स के बारे में बताता है। तो सेक्शन 8 और सेक्शन 9 का रेफरेंस यहाँ पर दे करके पहले थोड़ा इंस्पेक्टर समझा देंगे, 2-3 लाइन की वो बात है, एंड देन यू शुड मूव ऑन टू पार्ट्स ऑफ इंस्पेक्टर। अगर सेक्शन का रेफरेंस दिया तो बहुत अच्छी बात, गलत सेक्शन नहीं कोट करने होते हैं एग्जाम में। गलत सेक्शन कोट करने से ज्यादा अच्छा होता है कि सेक्शन कोट ना किया जाए, ये लिख दिया जाए एज पर द प्रोविजंस ऑफ फैक्ट्रीज एक्ट 1948 पार्ट्स ऑफ इंस्पेक्टर आर एज फॉलो। और फिर आप लिख सकते थे, आपको पार्ट्स अगर देखने हैं तो आपकी करंट स्टडी मैट की पेज नंबर 243 में आपको वो आंसर मिल जाएगा। मूविंग ऑन, डिस्कस इन डिटेल अबाउट एप्लीकेशन एंड बिलेटेड एप्लीकेशन फॉर पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी। ओके, ग्रेच्युटी का चैप्टर पढ़ते समय हमने एक इंटरेस्टिंग बात नोट की थी, तब मैंने क्लास में भी आपको बताया था
कि ग्रेचुटी के लिए, हालांकि ग्रेचुटी पाने के लिए एप्लीकेशन देने का रिक्वायरमेंट है और कुछ लिमिटेड डेज के अंदर एप्लीकेशन देने का रिक्वायरमेंट है। एप्लीकेशन के फॉर्म भी दिए हुए हैं कि फॉर्म आई जे के ऐसे कुछ फॉर्म्स है जिसके अंदर आपको एप्लीकेशन देना होता है। पर थोड़ी दूर जाने के बाद हम ये पढ़ते हैं कि अगर एप्लीकेशन प्रॉपर फॉर्मेट में नहीं दिया तो भी एम्प्लॉयर को वो एप्लीकेशन एक्सेप्ट करना होगा, इवन इफ इट इज गिवन इन अ प्लेन पेपर। एंड सेकेंडली हम फिर पढ़ते हैं कि अगर एप्लीकेशन डिलेटेड या डिलेड एप्लीकेशन है तो भी एम्प्लॉयर उस एप्लीकेशन को रिजेक्ट नहीं कर सकता है अगर कोई प्रॉपर रीजन के साथ वो एप्लीकेशन दिया गया। देयरफॉर तो एप्लीकेशन के बारे में जब आप पढ़ेंगे तो सेक्शन नहीं, फॉर्म आई, फॉर्म जे एंड फॉर्म के, ये 3 फॉर्म भरने होते हैं एक एम्प्लॉय को अपने ग्रेचुटी के एप्लीकेशन के लिए। फॉर्म आई भरता है एम्प्लॉय जिस दिन उसको ग्रेचुटी ड्यू होती है उसके 30 डेज के अंदर अंदर। फॉर्म जे, अगर एम्प्लॉय की डेथ हो गई और उसने कोई नॉमिनी बनाया है तो जिस दिन ग्रेचुटी ड्यू हुई उसके 30 डेज के अंदर फॉर्म जे नॉमिनी भरेगा। एम्प्लॉय भी नहीं रहा और कोई नॉमिनी भी नहीं बनाया गया तो जिस लीगल हेयर को ग्रेचुटी मिलने वाली है वो ऑफिशियल डेट से 1 साल के अंदर अंदर फॉर्म के में एप्लीकेशन दे सकता है। ये एप्लीकेशन वो बाय हैंड कंपनी के या अपने एम्प्लॉयर के पास भेज सकता है या फिर रजिस्टर्ड पोस्ट के थ्रू भी उसको डिलीवर कर सकता है। एंड लास्ट जो सेकंड पार्ट है इस क्वेश्चन का कि अगर डिले भी हो गया ग्रेचुटी के लिए एप्लीकेशन देने में तो एम्प्लॉयर हैज टू एक्सेप्ट डिलेटेड एप्लीकेशन। इवन दो वहां ये लिखता जरूर है, आपको आंसर में भी लिखना है कि कोई उसके लिए प्रॉपर रीजनिंग उसके पास होनी चाहिए, कोई ग्राउंड होना चाहिए सेटिस्फैक्टरी, बट अदरवाइज मुझे नहीं पता था ये भी एक वैलिड ग्राउंड हो सकता है कि हमें इस बात की जानकारी ही नहीं थी, क्योंकि ये लेबर लॉज है। लेबर लॉज थोड़े लिबरल हैं एम्प्लॉयज की या लेबर की तरफ, उनका बेनिफिट लास्ट पॉसिबल स्ट्रेच तक उनका बेनिफिट का नुकसान नहीं होने दिया जाता है। राइट, मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 5। Critically assess the different conditions laid down in the Companies Act 13 for issuing secured debenture. Secured debenture इश्यू करने की बातचीत कर रहा है। सेक्शन 71 डिबेंचर के बारे में बात करता है। 71 में डिबेंचर का डेफिनेशन है। सेक्शन 71(3) के अंदर सिक्योर्ड डिबेंचर की बातचीत होती है। तो आप पहले थोड़ा डिबेंचर समझाएंगे, देन सिक्योर्ड डिबेंचर समझाएंगे एंड देन उसके कंडीशंस का रेफरेंस देंगे सेक्शन 71(3) के अंदर। आपको अगर याद आता हो तो किसी भी हालत में कंपनी जो डिबेंचर इश्यू करेगी उसका टेन्योर 10 ईयर्स से ज्यादा नहीं होगा, पर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के केस में वो अप टू 30 ईयर्स हो सकता है। क्योंकि कंपनी सिक्योर्ड डिबेंचर इश्यू कर रही है, उसको डिबेंचर इश्यू करने के बाद अपने एसेट्स के ऊपर चार्ज क्रिएट करना होता है, विच कैन बी मूवेबल एज वेल एज इमूवेबल प्रॉपर्टीज ऑफ द कंपनी। चार्ज जो क्रिएट किया जाएगा उसकी, उस एसेट्स की वैल्यू किसी भी हालत में जितने रुपए के डिबेंचर इश्यू किए जा रहे हैं प्लस जो इंटरेस्ट चार्जेस हो सकते हैं उसकी वैल्यू से कम नहीं होने चाहिए। नेक्स्ट, डिबेंचर के इश्यू होने के पहले या उसके 60 डेज के अंदर अंदर डिबेंचर ट्रस्टी का अपॉइंटमेंट किया जाना है और एक डिबेंचर ट्रस्ट डीड भी एग्जीक्यूट करनी होती है। तो ये सब पॉइंट्स इस क्वेश्चन के अंदर आएंगे जहां पर आप कंडीशंस बताएंगे सिक्योर्ड डिबेंचर इश्यू करने, राइट। नेक्स्ट, डिस्क्वालिफिकेशन फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर, बहुत ही इजी क्वेश्चन, सेक्शन 164 का सीधा रेफरेंस देना था। सेक्शन 164(1) एंड 164(2) वही डिस्क्वालिफिकेशन, अनसाउंड माइंड होगा, अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट होगा जिसने इंसॉल्वेंट होने के लिए अप्लाई किया होगा एंड ब्ला ब्ला। 164(1) के डिन उसके पास नहीं होगा। एंड देन 164(2) कुछ पर्टिकुलर कंपनीज जहां पहले से डायरेक्टर थे वो कंपनीज अपना रिटर्न नहीं भर रही हैं या अपना एनुअल अकाउंट जमा नहीं कर रही हैं, ऐसे सिनेरियोज में भी आपको डायरेक्टर बनने से रोका जा सकता है, राइट। इस क्वेश्चन का आंसर अगर आपको चाहिए होगा तो आपके स्टडी मटेरियल के पेज नंबर 440 एंड 441, पेज नंबर 440 एंड 441, यहां पर आंसर मिलेगा। सेक्शन 164 का रेफरेंस लेंगे। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 6, demonstrate the different points to be stated in the auditor's report by the auditor as per Companies Act 2013। ये क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी हो सकता है जिन लोगों ने ग्रुप 2 की पढ़ाई नहीं की है कि एक ऑडिटर को अपनी ऑडिटर्स रिपोर्ट में क्या क्या लिखना होता है, क्योंकि हमारे ग्रुप 1 के लॉ के सिलेबस में ऑडिटर से जुड़ी हुई बातें एक लास्ट यूनिट के फॉर्म में खूब सारा बल्क में वहां पर लिख दिया गया। तो एक ऑडिटर को खूब सारी बातें उसकी ऑडिट रिपोर्ट में लिखनी होती है जिसके लिए बहुत सारे पॉइंट्स हैं, बट स्टिल आपको अगर इस क्वेश्चन का आंसर चाहिए तो यू कैन रेफर टू पेज नंबर 447 एंड 448। यहां पर ऑडिटर के बारे में बातचीत हुई, उसमें भी खूब सारे पॉइंट्स में से आप पॉइंट नंबर 2 एंड 3 इतने का रेफरेंस लेंगे, इतने से आपका इस क्वेश्चन का आंसर कंप्लीट हो जाए, राइट। नेक्स्ट, discuss the different rights of a shareholder as per Companies Act 2013।
होपफुली आप इस क्वेश्चन में कंफ्यूज नहीं हुए होंगे। इस क्वेश्चन में डिफरेंशियल राइट्स की बातचीत नहीं कर रहा है, डिफरेंट राइट्स ऑफ शेयर होल्डर और बेसिकली राइट्स ऑफ शेयर होल्डर, किसी भी कंपनी के शेयर होल्डर्स के राइट क्या होते हैं। तो चैप्टर जब एंड होता है कंपनीज एक्ट, उसके आसपास लास्ट में शेयर होल्डर्स के राइट दिए हुए हैं। सो इसका आंसर पेज पॉइंट्स में दिया हुआ है, पेज नंबर 454 में आप इसका आंसर देख सकते हैं, राइट। मूविंग ऑन, क्वेश्चन नंबर 7A, एक्सप्लेन द नेचर ऑफ बिजनेस एथिक्स। मुझे बहुत समझाने की जरूरत नहीं है, बहुत ही प्योर थेरेटिकल क्वेश्चन है ये। फिर भी इसका आंसर एथिक्स वाले चैप्टर से पेज नंबर 474 एंड 475 से इसका रेफरेंस लेंगे, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन एक्सपेक्टेड था इमोशनल इंटेलिजेंस से एक क्वेश्चन जरूर आएगा एथिक्स के अंदर, तो इमोशनल इंटेलिजेंस का क्वेश्चन आ गया। हाउ वुड यू इवैल्यूएट द इफेक्ट ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस ऑन योर वर्क, फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ एंड रिलेशनशिप। एक पूरा का पूरा टॉपिक है जहां इन सभी पॉइंट्स की बात करता है, फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ, रिलेशनशिप एंड वर्क। 4 पॉइंट्स हैं, चारों ही कवर कर लिए गए क्वेश्चन के अंदर। इसका आंसर स्ट्रेट फॉरवर्ड पेज नंबर 492 में आपको मिल जाए, राइट। एंड क्वेश्चन नंबर 8 में 2 केस स्टडीज आए थे। इट वर वेरी इजी केस स्टडीज, बहुत इजी था ये। इवन तो केस स्टडी देख करके कुछ बच्चों को डर लगता है, बट अगर आपके कंसेप्ट क्लियर है तो मैं ये मानता हूँ कि केस स्टडी बिल्कुल भी टफ नहीं होते हैं। एक बार आपके लिए रेफरेंस ले लेते हैं कि क्या बोलना चाहते हैं। सी मिस्टर अमाल हु इज बैडली ड्रंक, so badly drunk that he cannot sit properly on his chair। कोई मिस्टर अमाल है जो इतने ड्रंक है कि वो अपने चेयर पे भी ठीक से नहीं बैठ पा रहे हैं। enters into an agreement with Mr. Bimal on 15th July 2023 in the evening to sell his office space to him within 15th August 2023। 15th जुलाई 2023 की एक शाम, जब वो इतना ज्यादा शराब के नशे में थे कि वो अपनी चेयर पे भी नहीं बैठ पा रहे थे, मिस्टर अमाल ने एक एग्रीमेंट किया मिस्टर बिमल के साथ। अमाल और अमल, आई डोंट नो। अमल ने एक एग्रीमेंट किया बिमल के साथ कि 15 जुलाई को एग्रीमेंट हो रहा है कि 15 अगस्त के पहले पहले मैं अपना ऑफिस स्पेस आपको बेच दूं। नेक्स्ट डे, दैट इज 16th जुलाई, Amal declares that he was overdrunk last night and now he is not willing to transfer the office space to Mr. Bimal। 16 जुलाई की सुबह जब नशा उतरा तो मिस्टर अमल ने कहा कि मैं पिछली रात बहुत ही ज्यादा पिया हुआ था, इस बात का एहसास भी था, अच्छी बात है कि मैं बहुत ज्यादा पिया हुआ था और इसलिए मैं अपना ऑफिस स्पेस अब आपको बेचना नहीं चाहता हूँ। Now Mr. Bimal is arguing that Mr. Amal has already signed the agreement. He will have to transfer the property in his name। Mr. Bimal का कंटेंशन ये है कि उन्होंने ये एग्रीमेंट ऑलरेडी साइन कर दिया है, तो अब तो प्रॉपर्टी ट्रांसफर करनी ही होगी। डिसाइड वेदर द कॉन्ट्रैक्ट इज वैलिड एंड प्रेजेंट योर एक्सपर्ट कमेंट। ओके, तो इस क्वेश्चन ने आपको सीएमए कंप्लीट होने से पहले ही एक्सपर्ट बना दिया है, तो एक्सपर्ट की तरह आंसर भी दिया होगा आपने, ऐसा मैं उम्मीद करता हूँ। तो क्वेश्चन दोस्तों सिंपल है, सेक्शन 12 का रेफरेंस देना था, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का क्वेश्चन था। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से इस पेपर में देखिए 7 मार्क्स का ये क्वेश्चन आ गया है। एंड क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट भी इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का क्वेश्चन था और बेलर और बेली भी इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के क्वेश्चन थे। तो एक इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से ही 21 मार्क्स का क्वेश्चन आप इस पेपर में अटेम्प्ट कर सकते थे, बट मुझे लगता नहीं है कि सभी ने अटेम्प्ट किया होगा, फिर भी। तो इसका आंसर सेक्शन 12 का रेफरेंस आपको देना था। सेक्शन 12 के रेफरेंस में क्या बताना था आपको कि एक कॉन्ट्रैक्ट के वैलिडिटी या वॉइड होने के बारे में कहानी। सेक्शन 12 रेफर करता है किसकी, वो लोग जो कॉन्ट्रैक्ट करने के केपेबल नहीं है, उनमें से अनसाउंड माइंड या पर्सन ऑफ साउंड माइंड ही कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है। इसके अंदर फिर 2 बातों का रेफरेंस आपको देना था कि एक ऐसा पर्सन जो कभी कभी साउंड माइंड का रहता है और कभी कभी अनसाउंड माइंड का होता है। जब वो साउंड माइंड का है उस पॉइंट ऑफ टाइम पे किए हुए कॉन्ट्रैक्ट्स वैलिड होते हैं। दूसरा, एक इंसान जो नॉर्मली साउंड माइंड का होता है मगर कभी कभी अनसाउंड माइंड का होता है, तब उसने अगर अपने अनसाउंड माइंड वाले सिनेरियो में कोई कॉन्ट्रैक्ट किया था तो वो वैलिड नहीं होता, वॉइड होता है। बस इन्हीं बातों का रेफरेंस दे करके आप केस स्टडी में 3 पार्ट्स में आंसर लिख सकते हैं, जैसा हमने बताया भी हुआ है। पहले आप फैक्ट्स बता सकते थे, फिर इससे रिलेटेड प्रोविजंस बता सकते थे, एंड उसकी बेसिस पे आप कंक्लूजन ड्रॉ कर सकते थे। तो इस क्वेश्चन का कंक्लूजन हमारा ये है कि मिस्टर बिमल जो कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करना चाहते हैं, ये कह रहे हैं कि मैं लास्ट नाइट ड्रंक था इसलिए कॉन्ट्रैक्ट मैं आपको ऑफिस स्पेस नहीं देना चाहता हूँ। मिस्टर अमल सही और मिस्टर बिमल का कंटेंशन गलत है कि एग्रीमेंट साइन करने के बाद अब ये प्रॉपर्टी उन्हें देनी ही पड़ेगी। एंड लास्ट इज 8B। लेट्स सी, the board of directors of ABC Limited appointed Mr. Barun as additional director to look after the general operations of the company। एडिशनल डायरेक्टर,
कंपनी के बहुत सारे डायरेक्टरों में से एक टाइप है एडिशनल डायरेक्टर का। आपको थोड़ा याद दिला दूं कि नॉर्मली कंपनी के डायरेक्टरों का अपॉइंटमेंट सिर्फ और सिर्फ शेयर होल्डर्स करते हैं जनरल मीटिंग, मगर कुछ डायरेक्टर जैसे एडिशनल डायरेक्टर, ऑल्टरनेट डायरेक्टर, डायरेक्टर इन कैजुअल वैकेंसी, इनका अपॉइंटमेंट बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कर सकता है। उसमें भी एडिशनल डायरेक्टर जो होता है इसका अपॉइंटमेंट बोर्ड ऑफ डायरेक्टर करता है। दो तीन कंडीशंस हैं इसके लिए। नंबर वन, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में लिखा होना चाहिए कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के पास ये पावर है। नंबर टू, उस पावर को यूज करके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर किसी पर्सन को अपॉइंट कर सकता है। नंबर थ्री, ये पर्सन किसी भी हालत में एक ऐसा पर्सन नहीं होना चाहिए जिसे शेयर होल्डरों ने जनरल मीटिंग में अपॉइंट करने से रिजेक्ट कर दिया, मींस बैकडोर एंट्री नहीं दे सकते। नंबर फोर, इस एडिशनल डायरेक्टर का जो अपॉइंटमेंट होगा उसका टेन्योर नेक्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग तक होगा, जहां पर कंपनी के शेयर होल्डर जब मीटिंग में आएंगे तो उनको फर्दर अपॉइंट कर सकते हैं या उन्हें यूं कहूं कि डिसअपॉइंट भी कर सकते हैं, राइट, यानी उनका अपॉइंटमेंट डिसएग्री करेंगे उनको। बट फर्दर इसके अलावा और किसी तरीके के क्वालिफिकेशन की बातचीत एडिशनल डायरेक्टर के लिए नहीं की गई है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को अगर लगता है कि कोई मिस्टर ए या इस क्वेश्चन में मिस्टर वरुण हमारे एडिशनल डायरेक्टर बनने के लिए एलिजिबल हैं, बस कोई फर्दर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है, किसी और स्पेशल क्वालिफिकेशन की रिक्वायरमेंट नहीं है, इसी के बेसिस पे ये क्वेश्चन है। देखिए, later a shareholder Mr. Arun challenged the decision of the board of directors and filed a case in the court of law। एक शेयर होल्डर ने मिस्टर अरुण के अपॉइंटमेंट को चैलेंज किया और कोर्ट में केस कर दिया। मिस्टर अरुण स्टेटेड इन हिज पिटीशन दैट मिस्टर वरुण इज नॉट कॉम्पिटेंट एज ही डज नॉट होल्ड एनी प्रोफेशनल और एकेडमिक क्वालिफिकेशन, कि उनके पास कोई एकेडमिक क्वालिफिकेशन नहीं है, इसलिए मिस्टर वरुण का अपॉइंटमेंट जो है वो वैलिड नहीं है। ऐसा मिस्टर अरुण जो कि एक शेयर होल्डर है हमारी कंपनी के, उन्होंने क्लेम किया कोर्ट में, राइट। स्टेट विथ रीजन वेदर द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर शुड रिव्यू एंड चेंज इट्स डिसीजन ऑन द अपॉइंटमेंट ऑफ मिस्टर वरुण। तो अभी हमने जो ऊपर डिस्कशन किया उसकी बेसिस पे कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को ऐसा कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, ऐसी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है कि कंपनी के बीओडी अपने इस डिसीजन को रिव्यू करें या चेंज करें। नेक्स्ट, state briefly the qualification required for appointment of director in a company as laid down in Companies Act 2013। तो हम ऐसा मान रहे हैं कि एडिशनल डायरेक्टर की ही बात कर रहा है। अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर, ऊपर इसी पेपर में क्वेश्चन पूछा था डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ ऑडिट डायरेक्टर, तो ऑडिटर का डायरेक्टर का क्वालिफिकेशन एज सच नो स्पेसिफिक क्वालिफिकेशन इज रिक्वायर्ड, बस सेक्शन 164 के अंदर वो डिस्क्वालिफाइड नहीं होना चाहिए। एडिशनल डायरेक्टर बनने के लिए आर्टिकल में लिखा होना चाहिए, बोर्ड एग्री होना चाहिए, किसी एजीएम में उसको रिजेक्ट नहीं किया गया होना चाहिए डायरेक्टर बनने से, एंड लास्ट उसका टेन्योर अगली एनुअल जनरल मीटिंग तक होगा। दैट्स इट। तो मेरी नजर में अभी भी फिर से मैं ये कहता हूं कि बहुत ही इजी पेपर था और फर्स्ट ग्रुप का पहला पेपर था, तो इट वाज अ मोरल बूस्टिंग पेपर जहां पर आप खूब सारा मार्क्स स्कोर करेंगे। होपफुली 60 to 70 के बीच में इजीली आप स्कोर करेंगे। एग्जामिशन वाला ये पेपर था, सो ऑल द बेस्ट। भगवान करे बाकी सभी पेपर में आप इससे भी ज्यादा अच्छा स्कोर करें। गुड लक।